Everyone, how are you all? Welcome to Chemistry Art. Myself Bhavi Kumar Patel. So friends, today we are going to discuss displacement reaction. Okay? So इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं देन इट्स नॉन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, एंड डीकम्पोजिशन मीन्स व्हाट? इफ वन सिंगल रिएक्टेंट are decomposed or breaks down into two or more product then is known as the decomposition reaction. उसमें तीन देखे थे decomposition में. थर्मल decomposition देखा था, देन एक था फोटो decomposition देखा था और एक था इलेक्ट्रिकल decomposition reaction देखी थी. अब आज की जो रिएक्शन है वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से पता चलता है भाई. डिस्प्लेस मीन्स व्हाट? अपनी प्लेस से हटाना. ओके, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना, है ना. डिस्प्लेस, किसी को उसकी प्लेस से हटाना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस करना बोलते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या कि आपके जो भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट तो चाहिए ही. ओके, सो दो रिएक्टेंट है, उसमें से आपके जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी? डिस्प्लेस करेगी, अपनी प्लेस से डिस्प्लेस करेगी, अपने ही कंपाउंड में से उसको हटा देगी. उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आप बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और आपका कोई और फ्रेंड आता है जो कि मतलब पढ़ने में, एक्टिविटी में, सब में आपसे ज़्यादा अच्छा है या तो फिर मॉनिटर है. तो अगर वो बोलता है कि भाई चल तू पीछे बैठ जा, पीछे की बेंच खाली है, तो आप वहाँ से हट के पीछे चले जाते हो. उसका मतलब है वो ज़्यादा एक्टिव था, उसने आपका क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया. ओके, आपको अपनी जगह से हटा दे. लेकिन आप गए कहाँ? जहाँ पर कोई नहीं था, है ना. एक्सचेंज नहीं किया है किसी और के साथ आपको, ठीक है. आपको डिस्प्लेस किया है. आपके साथ जो भी पार्टनर बैठा था उसके साथ वो खुद बैठ गया और आपको पीछे बैठा बोला हुआ है. ओके, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है. ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट कम एक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से, मतलब अपने ही कंपाउंड में से निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है. सी व्हाट इज द डेफिनेशन? रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट जो भी है ना, वो क्या करता है? डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट, कम एक्टिव एलिमेंट जो है उसको डिस्प्लेस करता है. कहाँ से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब जो लेस एक्टिव है ना उसको उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है. तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एक एक्टिविटी के तौर पे भी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, और आप प्रैक्टिकल में भी आपको आ सकती है. क्या करना है इसमें? देखो एक्टिविटी में क्या बोला हुआ है. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. ओके, इन दिस 2 टेस्ट ट्यूब्स टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. उसका कलर कौन सा है? इट इज हैविंग ब्लू कलर. कॉपर सल्फेट का कलर ही होता है ब्लू. कॉपर का कलर होता है ब्राउन, लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसका कलर होता है ब्लू. 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. इनिशियल कंडीशन में ऐसी कंडीशन दिखेगी दोनों के कलर ब्लू है, सॉल्यूशन के कलर ब्लू है. उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? Fe मीन्स आयरन नेल को ऐड कर रहे हैं. एक में, दूसरे में कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज रखा हुआ है. हमें देखना है, वी हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 to 30 मिनट्स. आफ्टर 20 to 30 मिनट्स व्हेन यू विल ऑब्जर्व सम चेंजेस विल बी देयर. क्योंकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं ऐड किया है, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो उसका कलर ब्लू का ब्लू रहेगा. लेकिन पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है जिसमें हमने आयरन नेल ऐड किया था, यस, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन नेल? ओके, कौन सा कलर है? ग्रे कलर, है ना. शाइनिंग ग्रे कलर होता है. ओके, और जब हम 20 या 30 मिनट्स के बाद देखते हैं तो जो सॉल्यूशन है आयरन नेल वाली टेस्ट ट्यूब का, वो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज कर लेता है, फैड हो जाता है. ब्लू में से उसका कलर क्या हो गया? फैड हो गया. और थोड़ी देर के बाद देखो तो ग्रीनिश कलर हो जाएगा. उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर. ओके, लाइट ग्रीनिश कलर उसका हो जाएगा. तो ये सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हुआ? दूसरा ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू ऑब्जर्व द आयरन नेल इज हैविंग सम पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल. ओके, और इसी वजह से आयरन नेल का कलर जो है वो भी आपको ब्राउन कलर दिखेगा.
आयरन नेल का कलर कौन सा दिखेगा, ब्राउन कलर दिखेगा, कलर उसका भी चेंज हो गया। जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं है, दूसरी टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो ब्लू का ब्लू है। क्यों ब्लू का ब्लू है, क्योंकि वहां पर अभी भी CuSO4, और मैंने बोला ब्लू कलर या तो फिर सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इनटू द सॉल्यूशन। कॉपर सॉल्यूशन के अंदर है तो उसका कलर होता है ब्लू। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए मैं रिएक्शन इक्वेशन लिखूंगा। अब आपको पता है व्हाट इज रिएक्शन इक्वेशन। जो भी रिएक्शन हो रही है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सो रिएक्टेंट कौन है, देखो यहाँ पर दो ही रिएक्टेंट है हमारे पास, एक तो अपना कॉपर सल्फेट और दूसरा आयरन नेल। सो लेट मी राइट हियर CuSO4। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, सो आई विल राइट हियर AQ, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, प्लस कौन रिएक्ट कर रहा है, Fe। सी चेंज हुआ उसका मतलब रिएक्शन हुई, चेंज नहीं होता तो कोई रिएक्शन नहीं मैं बोलता। ओके, सो Fe इट इज इन सॉलिड फॉर्म, और बन क्या रहा है, तो यहां पर बन रहा है FeSO4, उसको बोलेंगे फेरस सल्फेट। व्हाट इज इट, इट इज अ फेरस सल्फेट, एंड ड्यू टू इट इज इन अ aqueous form you write here AQ प्लस क्या बना Cu, और वो क्या है, सॉलिड है। तो अब देखो सारा कमाल है क्या, एक्चुअली हुआ क्या, जो Fe है, Fe इज अ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन द कॉपर, वी हैव टू सी इट। तो Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Fe क्या करता है, Fe जो है वो कॉपर को बोलता है कि भाई यहाँ से हट जा, अपनी प्लेस से हट जा, और कॉपर को बाहर भेज देता है। उसका मतलब Fe ने कॉपर का क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, तो क्यों किया, क्योंकि Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर, और कॉपर की जगह पे चला गया। तो जो कंपाउंड बना वो कौन सा बना, FeSO4, है ना, कॉपर की जगह पे चला गया और कॉपर को बाहर भेज दिया। तो कॉपर बाहर चला गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसके एक और भी तरीका है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन के हिसाब से भी सिखा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी आपके लिए कि ओके, सो CuSO4 प्लस Fe इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि यहां पर कलर था ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। जब रिएक्शन हो रही है, तो जो Fe है वो Fe जा रहा है कहां पर, सॉल्यूशन के अंदर। कहां जा रहा है Fe, सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन में कौन है, कॉपर है, उसको डिस्प्लेस करेगा बाहर भेजेगा, मतलब ऊपर थोड़ी फेंकेगा, है ना। तो वो जो Fe है सॉल्यूशन के अंदर, वो कहां पर जा रहा है, आयरन नेल के ऊपर। सो इसीलिए आयरन नेल का कलर ब्राउन क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। जो सॉल्यूशन में कॉपर था वो बाहर आके कहां जमा हो गया, आयरन नेल के ऊपर जमा हो गया, और आयरन नेल जो थी उसके ऊपर से, उसके लेयर के ऊपर वाला जो आयरन है वो कहां चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉल्यूशन में कॉपर तो है नहीं, इसलिए कलर उसका जो है वो ब्लू नहीं रहेगा, फेड हो जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रही है। और एक चीज, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी दूसरा कंपाउंड मैंने ले लिया तो कोई कंपाउंड किसी और को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये सीरीज कौन सी सीरीज है, दिस इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम मेटल्स। कुछ मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो है डाउनवर्ड्स डिक्रीज हो रही है। उसका मतलब क्या है, वॉट एवर मेटल इज प्रेजेंट अपवर्ड इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। मतलब ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले सभी से। किसी दो को कंपेयर करो, आप किसी भी दो को कंपेयर करो तो ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा एक्टिव माना जाएगा और नीचे वाला एलिमेंट जो है वो कम एक्टिव। अभी पहले इसी का एग्जांपल लेते हैं ना, Fe और कॉपर की बात करते हैं, आयरन और कॉपर। देखो यहाँ पर, वेयर इज Fe, हियर इट इज Fe, एंड वेयर इज कॉपर, हियर इट इज। ओके, सो Fe ऊपर है कॉपर से, सो Fe इज मोर रिएक्टिव
देन कॉपर. सो Fe कैन बी डिस्प्लेस टू द कॉपर. याद रखना, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में कंपाउंड है ना, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में कंपाउंड है, उस सॉल्यूशन वाले कंपाउंड में जो एलिमेंट है, जो मेटल है, वो अगर कम रिएक्टिव होगा ना, अगर वो कम रिएक्टिव होगा ना, तो ही बाहर वाला उसको डिस्प्लेस करेगा. अगर ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव बैठा हुआ है तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा. ओके, चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसको, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मेटल्स है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव. तो देखो, सबसे पहले पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Ni, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन. भाई हाइड्रोजन मेटल नहीं है बट नॉन मेटल भी नहीं है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल किसी में भी नहीं आता, इसलिए उसको एज ए रेफरेंस रखा है, सेंटर में रखा है और उसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं. उसके बाद हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सी है? कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम. गोल्ड एंड प्लेटिनम यू आर नोइंग दैट दे आर द लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो, और कॉपर तो आप जानते ही हो, और बाकी की जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा. लेकिन अगर किसी भी दो को कंपेयर करो ना, फॉर एग्जांपल जिंक एंड Fe, ओके, जिंक एंड Fe को भी अगर आप कंपेयर करो तो जिंक जो है वो ऊपर है तो वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. ओके, और Fe नीचे है तो वो कम रिएक्टिव हो जाएगा. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती है तो आप किसी भी रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं वो आप बता सकते हो. ओके, तो सबसे पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, कि भाई कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. तो एक और एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ. फॉर एग्जांपल कि और दो मेटल में ले लेता हूँ, है ना, जैसे कि जिंक ले लेता हूँ और जिंक के साथ जो है अब जिंक के साथ मैं Fe ले लेता हूँ. तो चलो, मेरे पास FeSO4 का सॉल्यूशन है प्लस जिंक सॉलिड फॉर्म में है. जैसे आयरन नेल डाली थी ना, उसकी जगह पर मैं क्या डालूंगा? जिंक डालूंगा. और FeSO4 का सॉल्यूशन एक्वास फॉर्म में. मैंने क्या बोला, याद रखना, एक्वास फॉर्म में जो भी है वो एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगी. ओके, नाउ लेट्स चेक. आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं आपको पता होना चाहिए. सो जिंक इज मोर रिएक्टिव, यस, देन व्हाट? आयरन. सो जिंक विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. ये क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, फेरस सल्फेट का क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन है. तो उसमें से जिंक जो है Fe को डिस्प्लेस करेगा. अब आपको प्रोडक्ट आराम से लिखने की आती है. जिंक को यहाँ पर बिठा दो, Zn, SO4 का SO4 प्लस क्या है? Fe सॉलिड फॉर्म में. ओके, ये हो गया एक्वास फॉर्म. वेरी सिंपल, कितना इजी है, सिर्फ यही याद रखो, यही याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ओके, चलो उसके बाद और एक रिएक्शन देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हाइड्रोजन वाला लेते हैं अभी. सपोज कि यू आर हैविंग अ जिंक प्लस H2SO4. अब ये हो गया एक्वास सॉल्यूशन, जिंक इज सॉलिड. मैंने क्या बोला? जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है वो कम रिएक्टिव होना चाहिए. अगर वो कम रिएक्टिव है तो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो, जिंक और हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन को मेटल में कंसिडर नहीं करते हैं, ना ही नॉन मेटल में, लेकिन यहाँ पर आप सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है. सो जिंक कैन डिस्प्लेस टू द हाइड्रोजन. ओके, सो चलो ये तो पता चल गया. यहाँ पर कौन ऐड हुआ? जिंक. और यहाँ से कौन निकला? हाइड्रोजन निकला. ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो पहले तो लिख दो यहाँ पर ZnSO4. ओके, प्लस क्या लिखो यहाँ पर? हाइड्रोजन H. भाई हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में. यस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा. ओके, सो आई विल राइट हियर एज H2. ओके, और वो भी कौन से फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में. उसका मतलब अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर जिंक का टुकड़ा डाल दिया तो वहाँ पर से गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा. और ये भी एक एक्टिविटी ही है. ओके, क्या करते हैं इसमें? आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया हुआ है? H2SO4. ओके, ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं लेना है. ओके, तो H2SO4 आप रखोगे और उसके अंदर जिंक ऐड करोगे. उसके अंदर क्या ऐड करोगे? जिंक ऐड करोगे, तो वहाँ से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे. क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच गैस इज फॉर्मिंग, विच गैस इज इवॉल्विंग, हाउ टू चेक दैट?
कि भाई कौन सा गैस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है कि भाई वो फ्लेमेबल होता है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर आपको करना क्या है, बुक में ये एक्टिविटी वापस दी हुई है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख दिया, मान लो कि ये क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर से एक ट्यूब पास कर लेंगे। ओके, और उसका जो माउथ है उसको हम पैक कर देंगे ताकि गैस यहाँ से बाहर निकल ना सके। फिर मैं क्या करूँगा, एक सोप सॉल्यूशन लूँगा, ठीक है, सोप सॉल्यूशन। ओके, और उसके अंदर ये मैं ट्यूब रखूँगा। उससे होगा क्या कि भाई अभी क्या बोला मैंने, इफ़ वी आर एडिंग जिंक इनटू द H2SO4, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अभी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, ऊपर तो बंद है, तो कहाँ जाएगा, ये ट्यूब में से पास होके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है तो यहाँ पर बबल्स क्रिएट हो गए, और ये बबल्स जो है when you are bringing a burning candle, ओके, कैंडल के पास बबल्स को लाते हो तो ये पॉप साउंड देंगे, पॉप करके आवाज आएगी, पॉप ऐसा। ओके, तो ये क्या बताता है, द गैस विच इज इवॉल्विंग ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नथिंग बट इट्स अ हाइड्रोजन गैस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता होगा ना तो वो फ्लेम को बंद कर देता, बट हाइड्रोजन गैस है, फ्लेमेबल गैस है, ब्लास्ट करता है पॉप साउंड के साथ। तो यहाँ पर पता चलता है द गैस विच इज फॉर्मिंग व्हेन जिंक इज रिएक्टिंग विद द H2SO4 इज द हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। ये सारे बबल्स जो है कौन से गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के। सो ये एक्टिविटी आपको बुक में दी हुई है। ओके, सो ये हमने देख लिए कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ वन मोर एग्जाम्पल कि भाई हर बार क्या ये रिएक्शन होगी। मान लो कि मैंने क्या लिया हुआ है, आई एम हैविंग अ ZnSO4 सॉल्यूशन। ओके, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रहा है और उसके अंदर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि मैंने कॉपर को ऐड कर दिया। ओके, सो विल रिएक्शन अकर और नॉट। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के लिए मैंने क्या बोला, जो सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में है वो मेटल कम रिएक्टिव होगी तो ही वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ऑलरेडी मोर रिएक्टिव मेटल इज प्रेजेंट। ओके, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉपर जो है कम रिएक्टिव है। सो हियर नो रिएक्शन विल अकर, यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो आपको सिर्फ देख लेना है, क्या बोला मैंने वापस, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब एक्वास फॉर्म में जो भी है उसके अंदर जो मेटल है वो मेटल आपकी कैसी होनी चाहिए, कम रिएक्टिव होनी चाहिए। अगर कम रिएक्टिव है तो ही वो डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि तभी तो बाहर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और तभी बाहर वाला जो है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, जो यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर हो रहा है। सो दिस 3, 1, 2 and 3 are the examples of displacement reaction. Okay, so in next video we will see the another examples of the double displacement reaction. Okay, दूसरी रिएक्शन देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, and we will see that what is the difference between the displacement and the double displacement reaction. Okay, थैंक यू वेरी मच। ये नोट्स बना देना और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।